हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एसपी के चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन नंबर 2, 3 एंड 4 कवर अप करेंगे। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप कॉमर्स एकेडमिया की फैमिली के मेंबर हैं, तो हमें इसे आगे तक लेकर जाना है। एंड चैनल लिंक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है एंड वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा। नाउ एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स। फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। तो कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको एक्सप्लेन करना है। तो जैसे कि हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स हमने सीखा है, हमने ये चैप्टर में हमने पढ़ा भी था सोर्सेस ऑफ जो फाइनेंस का है उसमें। तो यहाँ पे कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स इसका मतलब होता है, इट रिफर्स टू द कन्वर्जन, कन्वर्ट करना। किसको कन्वर्ट करना? तो कन्वर्जन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स, जो रिजर्व जमा किया गया है कंपनी के द्वारा, कंपनी ने जो सेविंग्स है ना जमा की है, एक्स्ट्रा साइड में रखा है, सेट असाइड किया है प्रॉफिट को, एक्स्ट्रा प्रॉफिट को, उसे कंपनी कन्वर्ट कर देती है इनटू कैपिटल, कैपिटल में उसको कन्वर्ट कर देती है। तो अब कंपनी कैसे कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है? एक्यूमुलेटेड रिजर्व्स को कैसे कंपनी कैपिटल में कन्वर्ट कर सकती है? तो उसके लिए कंपनी है ना उस कैपिटल को उसको कैपिटलाइज करती है, उस रिजर्व्स को क्या करती है? कैपिटलाइज। तो कंपनी कैपिटलाइजेस इट्स रिजर्व्स बाय इशूइंग बोनस शेयर्स। कंपनी बोनस शेयर्स इशू करेगी, किसे करेगी? तो टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है कंपनी के, ऑलरेडी जो पहले से एग्जिस्टेड है कंपनी में, उनको है ना वो क्या करेगी? बोनस शेयर्स है ना दे देगी, इशू कर देगी बोनस शेयर्स। और वो किस तरीके से, कौन से प्रपोर्शन में देंगे? तो उनके जो शेयर्स होते हैं उसके होल्डिंग के हिसाब से देगी, उसी के प्रपोर्शन के हिसाब से इक्विटी शेयर होल्डर्स को है ना बोनस शेयर्स मिलेगा। और इसकी खास बात क्या है बोनस शेयर्स की, कि इसके लिए ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। दी शेयर्स आर इशूड एट फ्री ऑफ कॉस्ट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना दिया जाता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को। तो भाई फ्री ऑफ कॉस्ट कैसे दे सकती है कंपनी? तो भाई ये जो प्रॉफिट था जो कंपनी ने साइड में रखा, वो इक्विटी शेयर होल्डर के हिस्से का ही रखा ना, क्योंकि लास्ट में इन्हीं को है ना डिविडेंड मिलता है। उस डिविडेंड को देने के पहले और जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट था कंपनी ने क्या कर दिया? कंपनी ने अपने रिजर्व्स में रख दिया। तो अब कंपनी उसको कैपिटलाइज कर रही है, इसीलिए कंपनी है ना फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के, बिना किसी चार्जेस के, कोई शेयर्स का पैसा नहीं लेगी कंपनी है ना, शेयर इशू कर देगी, कैपिटलाइज कर देगी, अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज कर देगी, कैपिटल में कन्वर्ट कर देगी इन सिंपल। नाउ सेकेंड, बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स किसे कहते हैं? तो बोनस शेयर का कॉन्सेप्ट क्या है? तो बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप। ये फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं। क्यों फुल्ली पेड अप होते हैं? अरे भाई ये फ्री ऑफ कॉस्ट जो मिलते हैं, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स है उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं। इसके लिए कंपनी को है ना कोई भी इक्विटी शेयर होल्डर पैसा नहीं देता है, ये कंपनी है ना इक्विटी शेयर होल्डर्स को एज अ गिफ्ट देती है। एज अ गिफ्ट आप बोल सकते हो, गिवन बाय अ कंपनी एज अ गिफ्ट आउट ऑफ इट्स एक्यूमुलेटेड, जो जमा करके रखा है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसको फ्लो बैक करती है कंपनी, और रिजर्व्स को फ्लो बैक करती है टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय देम। उनके द्वारा जो शेयर्स है, उनके पास जितने शेयर्स की होल्डिंग होती है उसी के अकॉर्डिंग है ना ये शेयर्स है ना इशू किए जाते हैं, ये शेयर्स दिए जाते हैं। नाउ इट इज गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ कॉस्ट देती है। एंड टोटल नंबर ऑफ जो बोनस शेयर्स है इशूड आर क्रेडिटेड, वो है शेयर्स है ना कंपनी है ना क्या करती है, शेयर होल्डर्स का जो डीमेट अकाउंट होता है, डीमेटेरियलाइज्ड अकाउंट जिसे बोला जाता है, मतलब यहाँ पे कोई हार्ड कॉपी शेयर्स की नहीं देती है कंपनी है ना उनके डीमेट अकाउंट में, या फिर है ना यहाँ पे डीमेट अकाउंट में हार्ड कॉपी नहीं होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होते हैं शेयर्स, डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में। या फिर कंपनी शेयर सर्टिफिकेट इशू करती है शेयर होल्डर्स को, इशूड बाय शेयर्स आर इन फिजिकल फॉर्म। जो शेयर सर्टिफिकेट होती है वो क्या होती है? वो फिजिकल फॉर्म में होती है, और डीमेट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है ना ये जो शेयर्स होते हैं। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे है अभी डिविडेंड वारंट। डिविडेंड वारंट किसे कहते हैं? तो डिविडेंड वारंट, डिविडेंड इज द शेयर। डिविडेंड क्या है? सबसे पहले तो डिविडेंड इज द
प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है, शेयर ऑफ प्रॉफिट है, हिस्सा है प्रॉफिट का, जो कि है ना कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है, बांटती है, देती है टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के जो शेयर होल्डर्स है उनको देती है। तो डिविडेंड वारंट क्या है? तो डिविडेंड वारंट इज एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ये जैसे कि हमारा चेक कैसे होता है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे होता है, डीडी, उसी तरीके से डिविडेंड वारंट भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है थ्रू विच द अमाउंट ऑफ डिविडेंड, जिसके थ्रू है ना जो डिविडेंड का अमाउंट है इज पेड टू द शेयर होल्डर्स, अमाउंट ऑफ डिविडेंड है ना शेयर होल्डर्स को पे किया जाता है, दिया जाता है। नाउ शेयर होल्डर्स क्या कर सकते हैं? तो शेयर होल्डर्स कैन डिपॉजिट द डिविडेंड वारंट, वो है ना डिविडेंड वारंट को बैंक अकाउंट में, अपने बैंक अकाउंट में वो है ना डिपॉजिट कर देंगे। जैसे कि चेक कैसे डिपॉजिट करता है, किया जाता है, जब कोई किसी को चेक के थ्रू पेमेंट करता है तो हम कैसे चेक को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, सेम वे डिविडेंड वारंट को भी बैंक में है ना डिपॉजिट कर देते हैं, एंड जो अमाउंट होता है डिविडेंड का वो है ना क्रेडिट हो जाता है शेयर होल्डर्स के अकाउंट में, एंड द अमाउंट विल बी क्रेडिटेड टू देयर अकाउंट, तो उनके अकाउंट में है ना क्रेडिट हो जाता है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नाउ नेक्स्ट, आंसर इन ब्रीफ। आंसर इन ब्रीफ में क्या करना है आपको? क्वेश्चंस को आपको ब्रीफली उसके आंसर्स देने हैं। तो यहाँ पे विच प्रिकॉशंस, कौन सी सावधानियां आर टू बी टेकन, बरतनी चाहिए बाय द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए वाइल करस्पॉन्डिंग विथ मेंबर्स, जब वो कंपनी के मेंबर्स के साथ, कंपनी के इक्विटी शेयर होल्डर्स के साथ जब वो कम्युनिकेट कर रहा है इन राइटिंग, वाया राइटिंग, तो उसे कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए एक सेक्रेटरी को, क्योंकि सेक्रेटरी ही करस्पॉन्ड करता है ना। तो यहाँ पे जो कंपनी का सेक्रेटरी, द कंपनी सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद द मेंबर्स ऑन वेरियस ओकेजन्स, अलग अलग ओकेजन्स पे उसे है ना करस्पॉन्ड करना पड़ता है, मेंबर्स के साथ कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो वाइल राइटिंग वेरियस लेटर्स, तो बहुत सारे अलग अलग लेटर्स लिखने के टाइम पर अलग अलग टाइप के जब वो लेटर्स लिखता है इश्यूज को लेकर, तो द सेक्रेटरी शुड गिव द ड्यू रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स, मेंबर्स को रेस्पेक्ट देना नहीं भूलना है, उसे प्रोवाइड कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन, पूरी की पूरी संक्षिप्त में नहीं, उसे संपूर्ण उसको है ना कंप्लीट एंड करेक्ट इंफॉर्मेशन है ना देनी जरूरी है। किसको? सेक्रेटरी है ना किसको इंफॉर्मेशन देगा? करेक्ट एंड कंप्लीट इंफॉर्मेशन मेंबर्स को। नाउ 10 राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स, इसीलिए जब लेटर लिखता है मेंबर्स को इज अ चैलेंजिंग टास्क, ये चैलेंजिंग टास्क होता है कंपनी के लिए, कंपनी के सेक्रेटरी के लिए, एंड इट रिक्वायर्स, और इसके लिए ना स्किल की जरूरत होती है, निपुणता होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए। तो ये सारी चीजें, टेक्निक्स लिखने की, लेटर राइटिंग की टेक्निक भी आनी चाहिए। तो लेटर राइटिंग तो आप लोगों ने भी किया है, आप लोगों ने भी छोटी क्लास से भी सीख चुके हो आपकी कैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर्स लिख के जाते हैं। तो फॉर्मल लेटर लिखने के समय क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए वो भी हमने सीखा। तो यहाँ पे सेक्रेटरी को क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए तो उसी के बारे में हम सीखेंगे। तो यहाँ पे द फॉलोइंग स्टेप्स शुड बी टेकन बाय द सेक्रेटरी, सेक्रेटरी को नीचे दिए हुए स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे बिफोर राइटिंग अ लेटर, लेटर लिखने के पहले। सबसे पहले करेक्ट इन्फॉर्मेशन, सेक्रेटरी ऐसे ही कोई भी इंफॉर्मेशन उठा के नहीं दे सकता है, उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन देनी होगी। तो द सेक्रेटरी शुड ऑलवेज प्रोवाइड करेक्ट, अप टू डेट एंड फैक्चुअल, फैक्ट होने चाहिए ना भाई, इंफॉर्मेशन में सच्चाई होनी चाहिए, factual information to the members, and due care should be taken while giving facts and figures। इसलिए कभी भी जब भी कंपनी के अमाउंट की फिगर्स हो, कंपनी के परफॉर्मेंस हो, वो सब सच्चाई है ना अगर पूछी जा रही है तो सच्चे और सही आंकड़े है ना सेक्रेटरी को मेंशन करने जरूरी होते हैं लेटर में करस्पॉन्ड करने के समय पर। नाउ सेकेंड, ल्यूसिड लैंग्वेज। अभी ये ल्यूसिड लैंग्वेज क्या है? तो सिंपल शब्दों का उपयोग करना है, सिंपल भाषा का उपयोग करना है, जो सेंटेंस फ्रेमिंग होगी वो सिंपल होनी चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होनी चाहिए, उसे ना सही स्टाइल, मैनर, पैटर्न एडॉप्ट करना होगा लेटर लिखने का। द सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड, सिंपल शब्दों का उपयोग, सिंपल सेंटेंसेस एंड एडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल। कन्विंसिंग स्टाइल की वो है ना जब लेटर लिख रहा हो, कन्विंसिंग स्टाइल कौन सी होती है? जब आप किसी को है ना आप कन्विंस करते हो, आप किसी को कोई चीज एडॉप्ट करने के लिए, कोई चीज को मानने के लिए, उसे है ना अपनाने के लिए आप कैसे मस्का, आप जैसे मम्मी को कैसे मस्का लगाते हो,
आप कैसे मम्मा को कन्विंस करते हो? अगर आपको कोई अच्छी सी डिश आपको खानी है या आपको कोई स्टाइलिश आपको है ना क्लोथ है ना आपको बाय करने हैं, तो आप कैसे मम्मा को पापा को कन्विंस करते हो? तो यहाँ पर सेक्रेटरी को भी है ना कन्विंसिंग स्टाइल अडॉप्ट करनी होगी वाइल राइटिंग लेटर्स टू द मेंबर्स, ताकि मेंबर्स जब उसका लेटर रीड करें तो एक तो उनकी क्यूरी सॉल्व हो जाए, साथ ही वो उसकी बात को समझ सके, सेक्रेटरी की बात को समझ सके कि सेक्रेटरी कहना क्या चाहता है। नाउ टेक्निकल वर्ड्स लॉन्ग सेंटेंसेस जो है उनको है ना अवॉइड करना चाहिए लेटर्स में। ऐसा नहीं कि आप घुमा फिरा के बात करो कि बंदा समझ ही नहीं पाए, वो लैंग्वेज नहीं यूज होनी चाहिए। एंड इट शुड बी इजी टू अंडरस्टैंड, इजी समझने में इजी होना चाहिए, भाषा का उपयोग इस तरीके से होना चाहिए कि वो भाषा समझ में आए। नाउ थर्ड, प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स, क्विक रेस्पॉन्स देना। प्रॉम्प्ट मतलब क्विक रेस्पॉन्स दो। जब आपसे कोई क्यूरी पूछी जा रही है, कोई क्यूरी का आंसर चाहिए, अगर क्वेश्चन का आंसर चाहिए अगर मेंबर को, तो आपको उसका प्रॉम्प्ट रिप्लाई भेजना जरूरी है। तो द सेक्रेटरी मस्ट बी प्रॉम्प्ट, क्विक होना चाहिए इन सेंडिंग रिप्लाईज टू द लेटर्स का रिप्लाई भेजने में। रिसीव फ्रॉम द मेंबर्स जो लेटर्स लिखते हैं, क्यूरी उसमें पूछते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, रेज करते हैं, अराइज करते हैं। रेज करना मतलब पूछना। तो एनी क्वेश्चंस और क्यूरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स मस्ट बी प्रॉम्प्टली रिप्लाइड बाय द सेक्रेटरी को उसका तुरंत जल्दी से जल्दी हो सके जवाब देना चाहिए। एंड कंप्लेंट लेटर शुड बी प्रॉम्प्टली अटेंडेड टू विदाउट एनी डिले। और अगर वो कंप्लेंट लेटर हो तो किसी भी कंडीशन में है ना डिले नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाती है, कंपनी का गुडविल इफेक्ट होता है। तो प्रॉम्प्ट रेस्पॉन्स देना जरूरी है। नाउ फोर्थ, सीक्रेसी, प्राइवेसी रखना बहुत जरूरी है। किसी के साथ कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज नहीं करना है सेक्रेटरी को। तो द सेक्रेटरी शुड नॉट डिस्क्लोज एनी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी टू द मेंबर्स के साथ में भी अगर कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है तो शेयर नहीं करनी है, भले मेंबर्स उसके है ना रियल ओनर्स हो तो भी नहीं करनी है। द सेक्रेटरी शुड उसको टैक्टफुली बड़ी ही सावधानी के साथ उसे है ना वो जो आंसर लिखना होता है सम लेटर्स का विदाउट गिविंग एनी सीक्रेट इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, कोई भी है ना सहजता के साथ उसे है ना इंफॉर्मेशन शेयर करनी होगी। अगर इंफॉर्मेशन भी शेयर कर रहा है तो सीक्रेट इंफॉर्मेशन वो ना लीक करे कंपनी की, इसका खासा ध्यान रखना होता है सेक्रेटरी को। नाउ फिफ्थ, पोलाइटनेस, कर्टेसी। कंपनी में के लेटर जब लिखे जाते हैं फॉर्मल लेटर्स में हमको बहुत ही पोलाइट एंड कर्टियस रहना पड़ता है। कर्टियस लेटर जो होता है वो शो करता है सिंपैथी, रेस्पेक्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का रिप्रेजेंटेशन करता है। जो पोलाइट लैंग्वेज कर्टियस लेटर्स में जो यूज होती है, तो पोलाइटनेस मतलब होता है इसका कि यूज ऑफ कर्टियस लैंग्वेज, आप सहजता के साथ, सरलता के साथ, आप सम्मान के साथ आप भाषा को रख सके। और अ कंप्लेंट लेटर शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली, और कंप्लेंट लेटर को पोलाइटली रिप्लाई उसका मिलना चाहिए कंप्लेंट लेटर का मेंबर्स को। नाउ रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड। अगर रूड भाषा का उपयोग नहीं करना है, भाषा में तीखे प्रहार नहीं करने हैं वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स, जब मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड कर रहा है तब। नाउ सिक्स्थ, लीगल मैटर्स। अभी लीगल मैटर्स की जब बात आ रही है तो द सेक्रेटरी शुड कंपल्सरीली फॉलो, सेक्रेटरी को कंपल्सरीली फॉलो करने चाहिए रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट के तहत 2013 के तहत जो भी रेलेवेंट प्रोविजंस है, जो मतलब लॉ है, उसे फॉलो करना जरूरी है विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। लेटेस्ट अमेंडमेंट्स मतलब अगर उसमें कोई भी है ना एडिशनल कुछ एडिशंस हुए हैं, मतलब हम पहले की लॉ को डिलीट नहीं किया जाता, यहाँ पे उसमें एडिशंस किए जाते हैं तो उनको फॉलो करना। एंड अदर रिलेवेंट लॉज वाइल करस्पॉन्डिंग विद द मेंबर्स, तो मेंबर्स के साथ जब वो करस्पॉन्ड कर रहा है तो लीगल मैटर्स का भी खासा ध्यान रखना पड़ता है। नाउ वाइल ड्राफ्टिंग दीज लेटर्स, जब है ना ये लेटर्स लिखता है सेक्रेटरी, तो उसे ध्यान रखना है कि सेक्रेटरी शुड कंसल्ट विथ लीगल एडवाइजर, कि वो है ना जो लीगल एडवाइजर होते हैं, जैसे लॉयर हो गया, लीगल एडवाइजर हो गया कंपनी का, अगर वो उसकी जरूरत पड़े तो लीगल एडवाइजर्स की एडवाइस लेना सेक्रेटरी को बहुत जरूरी होता है कंप्लेंट लेटर में। नाउ नेक्स्ट सेवेंथ है
कंसिडरेशन, किस बात को उसे कंसिडर करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। तो द राइटर शुड ड्यू द इम्पोर्टेंस एंड कंसिडरेशन टू द रीडर। रीडर जब उसको रीड कर रहा है तो वो उसे उसकी बात को समझ सके, सेक्रेटरी क्या बोल रहा है उसे कंसिडर कर सके, एंड है ना मेंबर्स की जो प्रॉब्लम है उसको भी ध्यान में रखते हुए उसका जवाब देना जरूरी है। नाउ व्हाइल सेंडिंग नेगेटिव रिप्लाईज, जब मान लीजिए कभी कभी हम सहमत ना हो, नेगेटिव रिप्लाई का मतलब जो मेंबर ने कुछ लिखा है और उस बात से सहमत नहीं है कंपनी, तो कंपनी को जब उसका रिप्लाई नेगेटिव देना कि भाई हम आपकी बात से सहमत नहीं, तो उस समय पर है ना लेटर की ड्राफ्टिंग, बहुत लेटर को लिखने, ड्राफ्टिंग मतलब हम जो लिखते हैं वो उसका वर्ड्स का बहुत ध्यान रखना है, लैंग्वेज में पोलाइटनेस होना चाहिए, भले आप नेगेटिव रिप्लाई दे रहे हो तो आपकी भाषा में पोलाइटनेस होना चाहिए, मोर केयरफुली आपको लिखना होता है, सो दैट मेंबर शुड नॉट बी हर्ट, मेंबर्स को हर्ट ना हो, क्योंकि मेंबर जो है वो रियल ओनर्स होते हैं कंपनी के, वो बहुत सपोर्ट करते हैं कंपनी को। नाउ सेक्रेटरी शुड मेक द मेंबर फील, सेक्रेटरी को मेंबर को इस तरीके से फील कराना है, इस तरीके से रियलाइज कराना है दैट मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रेफ्यूजल, कि वो रेफ्यूज करते वक्त वो उसकी बात से सहमत नहीं हो रहे हैं कंपनी, तो उसे उन्हें उसकी वजह से उन्हें बहुत दुख है, कंपनी के मैनेजमेंट को उसका बहुत दुख है, लेकिन वो इस बात को नहीं मान सकते हैं, इसमें उन्हें नेगेटिव रिप्लाई देना पड़ रहा है। नाउ 8, इमेज ऑफ द कंपनी, कंपनी की इमेज का ध्यान रखना है सेक्रेटरी को लेटर लिखते वक्त। सो द सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज रख सके वो ऑफ द कंपनी इन एवरी सिचुएशन, हर एक कंडीशन में, हर एक सिचुएशन में है ना वो सेक्रेटरी को ध्यान रखना है कि वो है ना अच्छी इमेज कंपनी की है ना रिप्रेजेंट कर सके, रख सके। तो वाइल ड्राफ्टिंग द लेटर्स, जब वो लेटर्स ड्राफ्ट कर रहा है, सेक्रेटरी हैज टू ट्राई हिज बेस्ट टू रिमूव देयर डाउट्स, कि वो है ना जो मेंबर्स की जो डाउट्स है, क्यूरीज है, डिफिकल्टीज है, वो उन्हें पोलाइट एंड कर्टियस मैनर में वो रख सके, उसको समझा सके। तो ये उसे सेक्रेटरी को ध्यान रखना जरूरी है। तो इन 8 पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान रखना जरूरी है। आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। ये तो पूरा टेक्सचुअल है, आप टेक्स्ट बुक में से ले सकते हो पॉइंट्स। नाउ यहाँ पर अभी सेकंड क्वेश्चन, व्हाट आर द सर्कमस्टेंसेस, कौन से सर्कमस्टेंसेस है, कौन से सिचुएशंस है कि जिसके अंडर विच सेक्रेटरी अंडरटेक्स करस्पॉन्डेंस विथ मेंबर्स के साथ करस्पॉन्ड करता है, मेंबर्स को इन राइटिंग जवाब देता है। तो ऐसी कौन कौन सी सर्कमस्टेंसेस है, सिचुएशंस है। तो यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में आपको कि द फॉलोइंग आर द वेरियस ओकेजन्स व्हेन द सेक्रेटरी राइट्स द लेटर्स टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी के मेंबर्स को लेटर्स लिखता है। तो सबसे पहला अलॉटमेंट लेटर, क्योंकि देखो एप्लीकेशन के समय पर तो ओपनली है ना आईपीओ निकाला जाता है, इनिशियल पब्लिक ऑफर, और फिर बाद में कंपनी को एप्लीकेशंस रिसीव होती है। तो सबसे पहला करस्पॉन्डेंस है ना अलॉटमेंट लेटर, अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के सेक्रेटरी को करना होता है। तो अलॉटमेंट लेटर, देन सेकंड इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, उस समय पर करस्पॉन्ड करता है। रिग्रेट लेटर, अगर अलॉटमेंट के बाद में अलॉटमेंट लेटर के साथ ही अगर मान लीजिए ओवर सब्सक्रिप्शन का केस हो जाता है, सबको है ना शेयर्स नहीं दे पाती है कंपनी, तो उस केस में रिग्रेट लेटर, जिनको शेयर नहीं दे पाती है तो उनका पैसा रिफंड करना, और रिग्रेट लेटर लिखना रेफ्यूजल की वजह से है ना दुख, खेद वाला लेटर लिखना होता है कंपनी को, तो वो लिखती है। उसके बाद में है ना शेयर सर्टिफिकेट इश्यू करती है, उस समय पे इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का। उसके बाद में इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स, अगर कभी भी बोनस शेयर्स इश्यू किए जाते हैं तो उसके लिए करस्पॉन्ड करना होता है सेक्रेटरी को। देन एग्जीक्यूशन ऑफ राइट इशू के एग्जीक्यूशन के समय पर लेटर। देन लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड का पेमेंट के समय पर लेटर। देन डिविडेंड मैंडेट के लिए। देन अप्रूवल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स का। देन रिफ्यूजल ऑफ ट्रांसफर ऑफ शेयर्स को रिफ्यूज करने के समय पे लेटर। देन नोटिस एंड एजेंडा ऑफ जनरल मीटिंग का लेटर। देन नोटिस ऑफ लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट लूज हो जाती है, गुम हो जाती है, तो उसका लेटर। देन रिप्लाई टू सर्टेन क्यूरीज रेज्ड बाय द मेंबर्स, एंड देन 13th लेटर्स टू लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स रिगार्डिंग ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स। जब ट्रांसमिट करते हैं शेयर्स को, ट्रांसमिशन कौन से केस में होता है, तो ट्रांसमिशन यहाँ पर डेथ के बाद,
बंदे की डेथ या बंदा इंसेंट हो जाता है, उसकी दिमागी हालत खराब हो जाती है, तो उस समय पर ये लेटर लिखना होता है। नाउ फोर्थ जो है क्वेश्चन है वो आपका जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बहुत सारे लोगों को जस्टिफिकेशन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि हाँ मीन्स इसको कैसे लिखना चाहिए, कैसे जस्टिफाई करना चाहिए। अरे भाई बहुत साधारण है, अगर आपको कॉन्सेप्ट्स पता है तो जरा भी डिफिकल्ट नहीं है आप अपने आंसर को जस्टिफाई करने में। आपको कुछ कोई नए थोड़ी ना स्टेटमेंट्स लाने हैं, टेस्ट जो स्टेटमेंट्स है वो तो टेक्स्ट बुक के ही है। तो सबसे पहला यहाँ पे जस्टिफिकेशन, द कंपनी सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। तो हाँ लेने पड़ते हैं प्रिकॉशंस, तो कौन कौन से प्रिकॉशंस अभी हमने स्टडी किए, तो वन सेंटेंस में क्विकली आप है ना 6 से 7 पॉइंट लिख दीजिए। तो आंसर 1, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स हु कंट्रीब्यूट कैपिटल ऑफ द कंपनी। सबसे पहला तो आपको ये लिख देना है कि भाई शेयर होल्डर है कौन, मेंबर्स कौन है, तो मेंबर्स, आप शेयर होल्डर्स मतलब मेंबर्स आर द ओनर्स, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी हु कंट्रीब्यूट कैपिटल फॉर द कंपनी। सो सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ, तो सेक्रेटरी है ना क्या लिंक का काम करता है, लिंक बिटवीन, वो ब्रिज करता है, गैप को ब्रिज करता है, डायरेक्टर्स एंड मेंबर्स के बीच का जो गैप है उसको सेक्रेटरी ब्रिज करता है। तो सेक्रेटरी एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द डायरेक्टर्स एंड द मेंबर्स। उसके बाद द सेक्रेटरी हैज टू कम्युनिकेट, उसे कम्युनिकेट करना होता है, हैज टू कम्युनिकेट द डिसीजंस ऑफ द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट के डिसीजंस जो होते हैं वो उसे बताने होते हैं मेंबर्स को कि भाई मेंबर्स ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, सॉरी मैनेजमेंट ने क्या क्या डिसीजंस लिए हैं, तो मेंबर्स तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है। तो ये कैसे पहुंचाएगा, तो अदर इन्फॉर्मेशन और बाकी दूसरे इन्फॉर्मेशन भी, तो वाया करस्पॉन्डेंस थ्रू लेटर राइटिंग वो पहुंचा सकता है, लेटर लिखकर। तो ये है ना लेटर लिखकर। अब ये लेटर लिखने के समय उसे क्या क्या ध्यान रखना है, तो कंप्लेंट लेटर, अगर वो कंप्लेंट लेटर का जवाब दे रहा है तो शुड बी रिप्लाइड पोलाइटली, तो उसे पोलाइटली रिप्लाई देना होगा। रूड लैंग्वेज शुड बी स्ट्रिक्टली अवॉइडेड व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स। देन सेक्रेटरी शुड ट्राई टू प्रोजेक्ट गुड इमेज, वो कंपनी की अच्छी इमेज रख सके इन एवरी कंडीशन, इन एवरी सिचुएशन, ये ध्यान रखना होगा। देन सेक्रेटरी मस्ट यूज सिंपल वर्ड्स, उसे यूज करने हैं सिंपल सेंटेंसेस एंड अडॉप्ट कन्विंसिंग स्टाइल, उसको में लेटर लिखना है ताकि है ना मेंबर्स नाराज भी ना हो और बात को भी समझ जाए while writing letters to the members. Then secretary should मेक द मेंबर्स फील, वो मेंबर्स को इस तरीके से फील कराए कि द मैनेजमेंट ऑनेस्टली रिग्रेट्स रेफ्यूजल, अगर वो रेफ्यूज कर रहे हैं, किसी बात को नहीं मान रहे हैं मेंबर्स की अगर मैनेजमेंट, तो वो इस तरीके से लेटर लिखे कि सामने वाला बंदा समझ जाए कि भाई हाँ कंपनी को दुख बहुत है लेकिन नहीं मान सकते इस बात को। हेंस फिर आपको लास्ट स्टेटमेंट लिखना है कि हेंस द सेक्रेटरी शुड टेक सर्टेन प्रिकॉशंस व्हाइल करस्पॉन्डिंग विद मेंबर्स, जब वो करस्पॉन्ड करते हैं मेंबर्स के साथ, while corresponding with, यहाँ पे आपको corresponding लिख लेना while corresponding with members। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट इस पे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे देर आर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कुछ सर्कमस्टेंसेस, कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना होता है विथ मेंबर्स। तो यस answer, the secretary has to communicate the decisions of management and other information to the members by through correspondence। अभी secretary acts, फिर से हम वही रिपीट करें, देखिए secretary acts as a link between the directors and the members। So the following are the few circumstances under which the secretary enters into correspondence with members of the company। तो सबसे पहले letter for issuing share certificate, then letter for payment of dividend through dividend warrant या electronic payment of dividend, फिर letter for issuing bonus shares, then रिप्लाई लेटर टू द क्यूरी, उनकी क्यूरी है, उनका जो क्वेश्चन रेज किया गया है मेंबर्स के द्वारा, तो उसका जवाब ऑन लो रेट ऑफ डिविडेंड हुआ या कोई और उनकी प्रॉब्लम है तो उसको लेकर लेटर लिखना होता है। हेंस तो इस तरीके से आप कोई भी, आप यहाँ पे कोई भी 4 एग्जाम मतलब 4 आप ऑप्शंस बता दो कि जिसमें आपको लेटर कम्युनिकेट करना पड़ता है सेक्रेटरी को मेंबर्स के साथ, एंड हेंस दीज आर द सर्टेन सर्कमस्टेंसेस व्हेन अ सेक्रेटरी हैज टू करस्पॉन्ड विद द मेंबर्स, जब सेक्रेटरी को करस्पॉन्ड करना होता है मेंबर्स के साथ में। तो इस तरीके से आपको लिख देना, आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नाउ आगे मूव करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 5 है
ये हम कवर अप करेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, क्योंकि इसका अभी 2-3 क्वेश्चंस और है ना मुझे ड्राफ्ट करने बाकी है। तो आपको यहाँ तक आज मैंने आपको ये जस्टिफिकेशन तक का दे दिया है। क्वेश्चन नंबर 5 में अगला वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। तो तब तक के लिए आप लोगों को ये जो चैनल लिंक है अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना नहीं भूलना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको कॉमर्स एकेडमिया की फैमिली को हमें आगे तक लेकर जाना है। एंड वीडियो को लाइक करना एंड शेयर करना नहीं भूलना है। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।